नमस्कार साथियों। चलिए हम लोग आज जो है पूरे का पूरे रिवीजन करेंगे। वन शॉट लिखा हुआ है, हेडिंग ही दिया हुआ है। वन शॉट मतलब होता है कि जितना चैप्टर मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर का जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसको आज एक ही जो है वीडियो में पूरा खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या। चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जिसे हम लोग वैसा संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। चलिए तो वास्तविक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में समझेंगे, दो भागों में बांट देता है। एक समझेंगे हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय में संख्या, और एक अपरिमेय संख्या। मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। चलिए इसको समझते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? तो जिसे जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय क्या होता है? तो जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे एग्जांपल में समझते हैं। एग्जांपल में जैसे 2/3, 5, 7, 5.8, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.783471 डॉट डॉट, इस संख्या को हम लोग जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √7, √5, √6 या √3, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। एक हो गया परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। तो हम लोग देख चुके हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है। दूसरा चीज आगे हम लोग समझेंगे। दो परिमेय परिमेय दो परिमेय संख्या का गुना भाग जोड़ घटाव हमेशा परिमेय होगा। दूसरा क्या है? एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना भाग घटाव जोड़ कभी परिमेय कभी अपरिमेय। अगला है दो अपरिमेय में संख्या का गुना घटाव
जोड़ कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है। तो हम लोग देखें कि जो है परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसे आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। से समझेंगे तो जो शांत नहीं हो, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो और अनंत तक नंबर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। या रूट में लगा हुआ हो, उसको भी बोलते हैं अपरिमेय। दूसरा क्या है, ये परिमेय संख्या का गुण है। दो परिमेय संख्या का कभी भी जो है गुना हो, घटा हो या कुछ भी हो, उसको हम लोग हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना भाग घटा हो कभी, तो हमें कभी परिमेय और कभी अपरिमेय प्राप्त होता है। दूसरा, दो अपरिमेय संख्या का गुना घटाव जोड़ हो, तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, अपरिमेय और परिमेय। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हमको पहचानना होगा कि एक क्वेश्चन है, √3/4 परिमेय है या अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय क्यों? क्योंकि √3 है और √3 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए यह अपरिमेय होगा। दूसरा क्या है, जैसे √7/2, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगला है √9/3, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3 मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय कैसे पहचानते हैं, ऐसे हम लोग समझते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। तो इसी में आएंगे तो एक क्वेश्चन होता है, जैसे दशमलव में दिया होता है, उसको भिन्न में बदलना होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 0.8 और 7, ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ, तो इस संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या ऊपर में हो रहेगा, पूरा एज इट इज लिख देंगे। 87 माइनस करेंगे जो जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं हो, तो इसमें किसी भी पे रेकरिंग नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जितना जो है संख्या पे रेकरिंग होगा, उसको क्या करेंगे, उतना संख्या नीचे में 9 लिखेंगे। दो संख्या पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगर मान लीजिए 0.7 हो, तो ऊपर में रेकरिंग हो, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 7/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट है कि एक जो है विधि होता है एचसीएफ निकालने का, यूक्लिड विभाजन विधि। क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये होता है आपको A = BQ+R, जिसमें A क्या होता है, भाज्य होता है, B क्या होता है, भाजक, और Q होता है भागफल, और R होता है शेषफल। ये जो है एक जो है एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, एक विधि है। इस तरीके से हम लोग एचसीएफ इसका कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे 325 और 125 का एचसीएफ निकालें।
HCF तो हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इसी विधि से निकालना है। तो सबसे पहले ए इसमें क्या, और दूसरा चीज ए होना चाहिए क्या, बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 325 जो है बड़ा है किससे, 125 से, मतलब ए बराबर हो गया 325 और बी बराबर हो गया 125। तो ये हो गया। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो ए कितना है 325 इक्वल टू बी कितना है 125 गुने कितना से लगाएंगे, तो ये लगाएंगे आपको, ऐसे दिक्कत हो तो हम लोग क्या करते हैं साइड में डिवाइड कर देते हैं, 125 से 325 को डिवाइड। तो ये हो गया आपको, दो लगाएंगे, 250, 5 7 75। तो ये हो जाएगा आपको, 2 से लगाएंगे बच जाएगा 75। क्योंकि शेष नहीं आया, शेष फल डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, तो फिर से क्या करेंगे हम, इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। अब जो है 75 को, जो है 75 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां आएंगे क्या करेंगे, 125 को, ये ए हो गया 75 गुने 1 प्लस 50, फिर भी नहीं आया 0, तो फिर करेंगे इसको। अब क्या करेंगे, 75 को 50 से एक बार में लगाएंगे प्लस 25, फिर नहीं आया। अब फिर क्या करेंगे, 50 को लगाएंगे 25 गुने 2 प्लस 0। अब देखिए शेष फल कितना आ गया, शेष फल इक्वल टू 0। अब शेष फल 0 आ गया, इसका मतलब ये जो है विधि समाप्त हो गया, मतलब लास्ट भाजक, अंतिम भाजक क्या हो गया 25, लास्ट भाजक ये हो गया। तो इसका मतलब ये इसका हो गया क्या आंसर, मतलब इसको लिख सकते हैं 325 और 125 का HCF क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एक होता है आपको कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा 2 नंबर का, जो एलसीएम और एचसीएफ आपको गुणनखंड विधि से निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 275 और 125 का HCF गुणनखंड विधि से निकालें। सबसे पहले क्या कर लेंगे, 275 और 125 का गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 275 का किए तो ये हो गया 5 से लगा 25 और 25, फिर 5 से 11, 275। इसको आप 7 से भी लगा सकते हैं, चलिए दिखाते हैं 5 से। जैसे 275 को 3 से भी लगा सकते हैं, नहीं 5 से ही लगेगा, 25 और 5 से फिर 11, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 11। और फिर 125 को जो है क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या बोल रहा है, इसका HCF निकालने के लिए।
HCF। HCF क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन हो उसमें हाईएस्ट होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 गुने 11, 5 का पावर 2 3। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर दोनों में कौन सा मिलता है? तो 2। तो 5 का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा? 25। ये इसका हो जाएगा आपको HCF। तो ये ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि HCF 306 और 657 का जो है 9 दिया है, उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? तो HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू A इंटू बी। तो अब देखिए HCF AB का क्या है? 9 है, इंटू LCM AB कितना है? तो 306 गुने 657। LCM AB इक्वल टू 306 गुने 657 बटा 9 है। 9 से काट सकते हैं इसको, देखिए तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 और 9 चौक 36। ये हो जाएगा 34 इंटू 657। ये इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 657 को 34 से 28, 22, 24 2 26, 21, 5 तिया 15 2 17, 17 1 18 1 19, 8 3 3 12 13 2, मतलब इसका हो जाएगा 23 33 8। इसका ये हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है अपोजिट मान के चलेंगे। मान लेंगे कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और 3 एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम मान लिए क्या? √3 एक परिमेय संख्या है।
तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए उसी, क्योंकि √3 इक्वल टू पी बाय क्यू ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन क्यू क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तथा पी क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पी बाई क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दोनों को अगर हम स्क्वायर कर ले, वर्ग कर ले, तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 3, इसको हम लोग एक मान लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि 3 जो है पी स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। चलिए, क्योंकि पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तथा पी को भी 3 विभाजित करता है। पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है और पी को जो है 3 डिवाइड करता है। अगर पी स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 का गुणनफल भी पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। चलिए वही चीज हम लोग मानते हैं। अगला, माना कि पी स्क्वायर बराबर 3m मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसी को स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसी को हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, इसको ऊपर में लिख देते हैं। अगला क्या है, दोनों तरफ P बराबर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। और यहां पे देखिए पी स्क्वायर का मान क्या है, 3q स्क्वायर, तो यहां पुट कर देंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर 1 से। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो 3, ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब देखिए यहां पे जो है 3p स्क्वायर को भी डिवाइड करता था और 3q स्क्वायर को भी। तो यहां देखिए 3 जो है
पी स्क्वायर को भी डिवाइड करता था और 3 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि P और Q को दोनों को डिवाइड कर रहा है 3। इसका मतलब P और Q का भी y3 भी हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए केवल एक देखे थे कि P और Q का y गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक होगा, लेकिन यहाँ 3 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो है हम जो माने हैं वो गलत है। चलिए उसी चीज को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, लिखेंगे। अतः क्यू स्क्वायर को भी 3 विभाजित करता है तो P और Q को भी 3 विभाजित, या पी स्क्वायर बोल सकते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को भी 3 विभाजित करता है। अतः P और Q का उभयनिष्ठ 3 भी है। अब अगर पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसका मतलब 3 जो है इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अब हम लोग ऊपर में माने हुए थे क्या कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ 3 भी आ गया। इसका मतलब है कि हम जो माने थे वो गलत था। तो अतः हमारा माना गया मान गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग सिद्ध किए। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध कर दिए। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहां से समझ के 5 नंबर जरूर ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, आगे देखना है कि कैसे समझेंगे कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, कैसे समझना है। चलिए देखते हैं। शांत और अशांत परिमेय। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर रहा कोई भी नंबर, तो वो संख्या क्या कहलाएगा? जो है शांत परिमेय कहलाएगा। देखना किसको है? तो हर को, मतलब Q को। जैसे एग्जांपल में समझिए, 5/18। सबसे पहले इसको देख लेंगे कि ये सरलतम रूप में है कि नहीं। अगर सरलतम रूप में है तब क्या करेंगे? इस नीचे वाले हर वाले को गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 से लगाएंगे 3। इसका गुणनखंड क्या होगा? 18 का 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको जो है अगर लिखेंगे तो क्या लिखना है? 5/2 इंटू 3 के पावर 2।
लेकिन हमको लिखना क्या है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, 2 के पावर 1 इंटू 5 के 3 के पावर 2 डज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अब ये दोनों बराबर नहीं है, इसके रूप में नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत परिमेय हो गया। तो क्या हो गया, अशांत परिमेय। अब शांत परिमेय क्या होगा, तो इसके बराबर हो जाए। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एक क्वेश्चन में जो है 3/50 3/50। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे इसको। तो 50 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 50 का गुणनखंड 2 से लगा 25 और 5 से लगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। चलिए, तो इसको हम लिखेंगे 3/2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। अब कंपेयर करते हैं, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा परिमेय। सिंपल सी बात समझिए कि अगर Q जो है, Q का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा किसी भी गुणनखंड के रूप में रहा तो वो क्या कहलाएगा, अशांत परिमेय कहलाएगा। लेकिन 2 और 5 के पावर के रूप में रहेगा, गुणनखंड के रूप में रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय, शांत परिमेय कहलाएगा। तो ये हम लोग देखें, ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट 1 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव, ये आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आसान से हम समझ सकते हैं। सिंपल सी बात देखना है कि Q जो हो क्या होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो हम लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए कि परिमेय, अपरिमेय, दूसरा गुणनखंड विधि से HCF निकालना या LCM निकाल सकते हैं, या अगला था कि कैसे समझेंगे कि कोई परिमेय शांत या अशांत होगा। दूसरा अगला देखें हम लोग कि रूट में लगा हुआ नंबर जो है, जैसे √3, √5, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, √7 और एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग सिद्ध किया। तो ये सारे टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसको टच के देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर करेंगे। ये है √11 किस प्रकार की संख्या है, मतलब √11 एक अपरिमेय है या परिमेय है। तो √11 जो है √11 का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। तो √11 क्या हो गया, √11 अपरिमेय संख्या। दूसरा अगला है कि √4/√9 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, √4/√9, √4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √4 को 2 इंटू 4 और 2, इसका मतलब इसका मूल जो होगा 2 हो जाएगा, और 9 को 3 इंटू 3, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गया 2/3, इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 17/18 शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत कैसे समझेंगे, ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हर देखेंगे, हर जो है 2 की पावर
m और 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है। 17/18, 18 का जो है एलसीएम लेंगे 2, 9, 2 सॉरी 3, 3। तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2। अब देखिए ये 2 का पावर 1, 3 के पावर 2 डज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत। तो 17/18 क्या हो गया, एक अशांत परिमेय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x और 45 का लॉस और 9 है तो x का मान ज्ञात करें। हम लोग पीछे देखे एक फॉर्मूला था क्या, ये सॉल्यूशन क्या था कि LCM AB इंटू HCF बराबर A इंटू बी। चलिए एलसीएम ए बी, जैसे देखिए एक संख्या क्या है, x है और 45 है, इसका मतलब एलसीएम x और 45 का क्या हो गया गुने HCF ए बी है, ए बी HCF x 45 बराबर x इंटू 45। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ x 45, मतलब एक संख्या x हो गया, एक संख्या 45 हो गया। दूसरा लॉस हो कितना दिया हुआ है, तो आपको लॉस हो दिया है 9, लॉस हो 9 दिया हुआ है। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए। तो इसका क्या करेंगे, HCF इक्वल टू चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x और 45 का लॉस हो 9 है, मतलब x और 45 का लॉस हो 9 है और मास हो 5 है, तो x का मान बोला है ज्ञात करने के लिए। चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग समझते हैं x इंटू 45 बराबर क्या हो जाएगा, LCM x इंटू 45 इंटू HCF x इंटू 45। अब यहां पे देखिए क्या है, x इंटू 45 बराबर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम देखिए मतलब लॉस हो 9 हो गया और 45 क्या हो गया, सॉरी और 5 क्या हो गया आपको मॉस, ठीक है। तो हो गया आपका देखिए x बराबर 9 गुने 45/45, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन है, 3.2 के ऊपर में रेकरिंग है, क्या है ऊपर में रेकरिंग है, बार है, उसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं, फिलहाल फिर भी देखिए, चलिए इसको इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, 3.2 का रेकरिंग, तो इसको लिखेंगे 32 और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 पे देखिए रेकरिंग नहीं है तो -3 बाय, उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, और कितना अंक पे रेकरिंग है 1 पर, तो 1 9 लिखेंगे, और इसका जो है फिर आ जाएगा आपका आंसर 29/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग आज देखे पूरा एक रियल संख्या का, रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग पूरा एक साथ डिस्कस किए, एक साथ एक वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस किए, और सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम के व्यू से जो है
आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो रियल नंबर से आप आराम से जो है जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे सकते हैं। तो आगे हम लोग अगला जो है वन शॉट जो है बहुपद का लेंगे और जो है उनका डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे मिलेंगे।